नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे बिहार की हर बड़ी खबर, फिर बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की, साथ ही आपको दिखाएंगे खबरें कारोबार की, फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा में बुधवार को नीतीश कुमार को सदन का नेता घोषित किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की गई। बिहार विधानसभा में 91,717 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके साथ ही विधान परिषद में भी बजट पेश किया गया। साथ ही विधान परिषद में भी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार को सदन का नेता घोषित किया और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर सदन में शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में सभापति ने बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव की सराहना की। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को विरोधी दल का मुख्य सचेतक मनोनयन के लिए किए जाने की औपचारिक सूचना दी। रोचक बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जब सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की औपचारिक घोषणा की, तब खुद तेजस्वी यादव विधानसभा में मौजूद नहीं थे। तेजस्वी मंगलवार को ही पटना से दिल्ली चले गए थे। सदन में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी के नाम का ऐलान किए जाने के दौरान तेजस्वी विधानसभा में अनुपस्थित थे। अब यह सत्ता पक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ताधारी जेडीयू हमलावर है। जेडीयू एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तीखे शब्दों में निशाना साधा और आरजेडी से पूछा कि तेजस्वी यादव कहां हैं, आसमान में या पाताल में, कोर्ट में या कचहरी में, लापता हैं या गुमशुदा हैं। नीरज कुमार ने पूछा कि आखिरकार तेजस्वी यादव कहां चले गए। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, आखिरकार कहां गए हैं तेजस्वी यादव? वो लापता हो गए हैं। दिल्ली गए भी तो क्या मेडिकल इमरजेंसी थी या कोई लीगल इमरजेंसी? नीरज कुमार ने तेजस्वी के खिलाफ चल रहे केस को लेकर तंज कसा है। कहाँ है तेजस्वी यादव? आकाश में, पाताल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोर्ट में, कचहरी में, कहाँ है आखिर? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा, ये चिंता का विषय है महागठबंधन के घटक दलों का। अरे हिम्मत करके पूछिए कि आखिर लापता क्यों हैं आप, कहाँ हैं आप? मेडिकल इमरजेंसी है, लीगल इमरजेंसी है, कोई न कोई तो गंभीर संकट का सामना आप कर रहे हैं। ये सदन को जानने का और बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि नीरज कुमार का एकमात्र राजनीतिक आधार और सोच तेजस्वी यादव है। की राजनीति नीरज कुमार जी आप करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका एकमात्र राजनीति का आधार और सोच तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी जी से आगे निकलिए। बिहार का विकास कब होगा? बिहार की जनता बुलडोजर नीति जो चल रही है उस पर त्राही त्राही कर रही है। एक शब्द उस पर भी तो कह दीजिए। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को राज्यपाल ने एक साथ संबोधित किया। संबोधन में राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। हाल में घोषित 125 यूनिट मुफ्त बिजली का जिक्र किया और नीतीश सरकार की इस बात पर खूब तारीफ की। सीएम नीतीश ने पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों के चारों ओर घेराबंदी कर सांप्रदायिक तनाव को रोकने का प्रयास किया। महिलाओं, विशेषकर लड़कियों के उत्थान के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की खूब सराहना की। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के तुरंत बाद शुरू की गई पोशाक और साइकिल योजना को राज्यपाल ने जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। अभिभाषण के अंत में राज्यपाल ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को बिहार के विकास में केंद्र के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के आम बजट में विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना और कई हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब राज्य में हर क्षेत्र तो बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के बाद अब विधानसभा उपाध्यक्ष का नाम भी तय हो गया है। नरेंद्र नारायण यादव होंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा है। कल गुरुवार को औपचारिक घोषणा की जाएगी। 4 दिसंबर को औपचारिक घोषणा की जाएगी उनके नाम की। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन दाखिल किया है। विपक्ष की ओर से किसी उम्मीदवार का नामांकन नहीं भरे जाने के कारण उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया कल 4 दिसंबर को पूरी होगी। और सीतामढ़ी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सीतामढ़ी शहर समेत पुपरी शहर के अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध अतिक्रमण से लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के बाद लोगों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरा में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। गोपाली चौक से लेकर शीश महल चौक, अरण्य देवी मंदिर, सब्जी गोला तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए यह कार्रवाई की है। और बिहार में बुलडोजर चलने पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बुलडोजर नहीं रुकेगा और बिहार में योगी राज नहीं, सम्राट राज चलेगा। शुरू हुआ और जब से सम्राट जी को गृह विभाग दिया गया है तो गृह विभाग ज्यादा ही एक्टिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि नई सरकार में नई जिम्मेवारी है और नई जिम्मेवारी का लोगों को एहसास होना चाहिए कि भाई नई जिम्मेवारी में लोग आए हैं तो नए तरीके से काम हो रहा है। तो बुलडोजर चल रहा है और ये चलता रहेगा। विरोधी जितना भी भौं कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलेगा, माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो उसके सीने पर भी बुलडोजर चलेगा। यानी कि योगी राज बिहार में भी आ गया है। देखिए योगी राज से मतलब नहीं, बिहार में तो सम्राट राज तब कहिएगा। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कारोबारी से लाखों की लूट हुई है। हथियार के बल पर यह लूट की गई। कारोबारी से 1,90,000 की लूट की गई है। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। काटी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, जहां कारोबारी से हथियार के बल पर करीब 1,90,000 रुपए की लूट की गई है। 3 बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है, हड़कंप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काटी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। बड़ी खबर अररिया से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने सरकारी स्कूल की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र की है। शिक्षिका खाबदहा कनहैली हाई स्कूल में तैनात थी और स्कूटी से स्कूल जाने के दौरान ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी।
शिव मंदिर के पास कन्हेली खाबदा पंचायत, जहाँ की ये टीचर है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हर रोज बेचारी पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय कन्हेली में इनका जाना आना था। हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज सुबह उपरांत मध्य विद्यालय पहुंचने के उपक्रम में किसी अज्ञात आदमी ने, बाइक सवार 2 आदमी आए और धड़ाधड़ इन्हें गोली मार करके फरार हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक अपना इंसानियत के नाते, दोस्त के नाते या भाई बहन के नाते हम लोग इनको सदर अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया। ये यहाँ पे खाबदा पंचायत में जो मंदिर है उसके पास गोली मार दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। देख रहे हैं हम लोग, सारा लिंक स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्द केस का डिटेक्शन हो जाए और जो भी अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अब बड़ी खबर सहरसा से, जहां सौर बाजार थाना पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि कबाड़ी व्यवसायी मनोज शाह को 27 नवंबर को पुलिस चोरी का सामान खरीदने के आरोप में थाने ले गई थी, जहां उसकी पिटाई की गई। अगले दिन छोड़े जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि थाना अध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताते हुए विधि अनुसार कार्रवाई की बात कही है। 27 तारीख के शाम का है। 27 तारीख के शाम में करीबन 5 बजे के लमसम में सौर बाजार के थाना वाले मेरे भाई को उठा के ले गए पूछताछ के नाम पे, जहां उनके बेरहमी से पिटाई किया गया और 28 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया। और 29 तारीख को हम लोग सदर अस्पताल में भैया को भर्ती कराए, जो कि बहुत पोजीशन ख़राब था, पैर में सूजन था, जिसके कारण उसका इलाज चला और वो 2 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग जब घर ला रहे थे तो उसी क्रम में उनका पोजीशन और ख़राब हो गया, जिसमें निजी अस्पताल में ब्रजेश कुमार के पास हम लोग भर्ती करवाएं, जहां उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, टायर फर्नीचर शॉप में आग लगी है। इलाके में डर का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्रों के इलाही बाग की ये पूरी घटना, तस्वीरी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टायर फर्नीचर शॉप थी जिसमें आग लगी और जिसके बाद लोगों में डर का माहौल रहा। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, इसी ने लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी होगी। गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाही बाग की यह पूरी घटना है। और सुपौल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भीषण अगलगी में 2 बच्चे जिंदा जलने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। 18 से अधिक मवेशियों के झुलसने की खबर है। 5 परिवारों का आशियाना जलकर सुहा हो चुका है। भपट्टी याही के मुरली गांव की यह पूरी घटना है। सुपौल से यह दर्दनाक खबर, जहां भीषण अगलगी में 2 बच्चे जिंदा जल गए। जलने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। 18 से अधिक मवेशियों के झुलसने से मौत हुई है। 5 परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। भपट्टी याही के मुरली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है, आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। पति ने टांगी से काटकर हत्या की है। घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या की गई। आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया। नवाटोली गांव का यह पूरा मामला है। गुमला से यह बड़ी खबर, आपसी विवाद में पत्नी की हत्या की गई। पति ने टांगी से पत्नी को काट डाला। घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाटोली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है, ट्रैफिक सिपाही पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने 4 लड़कों को पकड़ा है। आरोपी के पास से पिस्टल जब्त की गई। बाइक सवार आरोपी ने हमला किया, बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। तो बोकारो से बड़ी खबर, ट्रैफिक सिपाही पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने 4 लड़कों को पकड़ा है। आरोपी के पास से पिस्टल जब्त की गई। बाइक सवार आरोपी ने हमला किया, बाइक को भी जब्त कर लिया गया। दरअसल यातायात सिपाही दिलीप कुमार सिंह नया मोड़ यातायात थाना के पास ड्यूटी पर तैनात थे। तभी बाइक सवार 4 किशोर दुंदीबाद की ओर से नया मोड़ की तरफ जा रहे थे। सिपाही ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चारों बदमाश ने सिपाही पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल सिपाही के बयान पर सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
अग्रतर अनुसंधान हम लोग करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे नेतृत्व में इसका एक टीम बना करके इसमें अनुसंधान और छापामारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा छापामारी कर कल 1 तारीख को 4 नाबालिगों को इस घटना में संलिप्तता पाते हुए उनको अग्रतर कार्रवाई उन पर की गई है। उन्हीं के पास से पोजीशन में घर पे छापामारी के दौरान एक नाबालिग के तकिए के नीचे से एक देसी रिवॉल्वर भी मिला हम लोगों को। और अब बात करेंगे देश विदेश की। तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं पर विवादित बयान पर मामला गर्मा गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। इस तरह देवताओं के बारे में इनमें कोई एकमत नहीं है। यह बयान कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार और बिहारियों को लेकर भी टिप्पणी की थी और अब रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे बवाल मचा हुआ है। रेवंत रेड्डी पर हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगा है। क्या कहा है रेवंत रेड्डी ने, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకున్నోనికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకున్నోనికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకున్నోనికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर खूब सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आरजेडी भी कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर आपत्ति जता रही है। रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेन ने विरोध जताया और कहा कि ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए, किसी धर्म जाति के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही। रेवंत रेड्डी पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की गई है। बीजेपी ने कहा कि इस तरह के बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ऐसे वक्तव्यों से समाज में तनाव और कट्टरता बढ़ती है। रेवंत रेड्डी का बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को चुनौती देता है, बल्कि इसमें सामाजिक विभाजन के संकेत भी हैं। लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। हम सभी धर्मों के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो फिर ये गिरजाघर हो, मैं सबका समर्थन करता हूं। कौन क्या बयान देता है उस पर बोलना हमारा उचित नहीं। एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन है और जानकारी के अभाव में लोग इस तरह की बात बोल जाते हैं। कोटि की बात हुई है, करोड़ की बात नहीं है। कोटि कहते हैं श्रेणी को। एक करोड़ वाली बात लोग उस कोटि से जोड़ लेते हैं। ये कंफ्यूजन बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में है। लोगों को समझना होगा कि 33 कोटि ईश्वर हैं। आस्थाओं पे सवाल खड़ा करना ये बहुत ही गलत है और मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि कांग्रेस के कुछ नेता इससे पहले भी कहते रहे हैं। वो राम सेतु के बारे में उल्टे सीधे बयान उन्होंने दे दिया। रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं और इनको सोच समझ करके इस तरह की बातें करनी चाहिए।
हैदराबाद से बड़ी खबर है। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर अब बवाल मचता जा रहा है। सीएम रेवंत के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवी देवताओं पर जो विवादित बयान दिया था उस पर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर अब बवाल मचता जा रहा है। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया था, इसी ने माहौल को गर्मा दिया है। और तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले भी कई हिंदू विरोधी टिप्पणियां की हैं। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों के बराबर है। कांग्रेस केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाती है। आस्था पर हमला करने के लिए यह कांग्रेस की डिफॉल्ट सेटिंग है। क्या राहुल गांधी इसके खिलाफ कोई रुख अपनाएंगे? हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। जिस रेवंत रेड्डी जी ने अभी कुछ दिन पहले जुबली हिल बाईपोल के समय मुस्लिम वोट लेने के लिए कहा कांग्रेस इक्वल्स टू मुस्लिम, और कांग्रेस का तुष्टिकरण में क्या क्या बयान है हमने देखा है। अब वो कहते हैं कि हिंदुइज्म में एक शराबियों का भगवान होते हैं, एक कुंवारों के भगवान होते हैं, एक मल्टीपल शादी करने वाले के भगवान होते हैं। ये इस प्रकार की टिप्पणी किसी और मजहब के बारे में की जा सकती है और कांग्रेस की लंबी फहरिस्त है। और अब राजनाथ सिंह के उस बयान की बात करेंगे जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस योजना का सरदार पटेल ने कड़ा विरोध किया। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि नेहरू ने सुझाव दिया था कि पटेल की मृत्यु के बाद उनके स्मारक के निर्माण के लिए आम लोगों की ओर से एकत्रित धन का उपयोग कुओं और सड़कों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर बड़ोदरा के साधली गांव में आयोजित एकता मार्च में राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद के निर्माण का विरोध करते हुए नेहरू से यह कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए सरकारी खजाने से पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल ने उस समय सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं। 6 दिन बाद दिल्ली से हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। रांची एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का काफिला सीएम हाउस के लिए रवाना हो गया है। मीडिया से बात किए बगैर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम हाउस के लिए रवाना हुए। दरअसल मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा झारखंड में नई सियासत की अटकलों को लेकर बेहद चर्चाओं में रहा। रांची एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। तो सीएम हेमंत के साथ कल्पना भी मौजूद रही हैं। दिल्ली से 6 दिन बाद रांची लौट चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे उसके बाद बिना मीडिया से बातचीत किए सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन उनके साथ मौजूद रहीं। हालांकि मीडिया उस सवाल का जवाब जानना चाह रही थी जो इस समय अटकलें लग रही थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 6 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रांची लौट आए हैं और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रांची एयरपोर्ट के उस गेट से निकल रहे हैं जहां आमतौर पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निकलते हैं, और मुख्यमंत्री का जो काफिला है देख सकते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है सीएम आवास की ओर रवाना हो रहे हैं। 28 नवंबर शुक्रवार की शाम 5:45 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और दिल्ली रवाना होने के बाद यहाँ पर जब तक सीएम दिल्ली में रहे तब तक झारखंड में एक नई सियासत की अटकलों का बाजार भी गर्म रहा। ये वास्तव में सीएम का यह निजी दौरा था या सीएम किस लिए दिल्ली गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ हेमंत सोरेन भी, मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई थी। लिहाजा इन 6 दिनों यानी 144 घंटे की बात करें, सीएम 144 घंटे दिल्ली में रहे, तो दिल्ली में रहने के दौरान
तरह तरह की बातें सामने आती रही। झारखंड में नई सियासत की अटकलों को लेकर चर्चा भी चलती रही, लेकिन वास्तव में कहानी जो है इस दौरान कहानी किस करवट बदलेगी या इस कहानी में सच कितना है, तमाम चीज़ों में फिलहाल समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर जानिए कि 6 दिनों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। दौरा निजी बताया गया था, लेकिन कितना कुछ निजी था या आने वाले समय में इसकी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।